Good evening, everybody. A very good evening to all of you, bachcho. We are back with the electrical machine problem series, and today what we have the parallel operation of alternators. ठीक है, तो आज बेटा मैं आपको पैरेलल ऑपरेशन कराने वाला हूं ऑल्टरनेटर्स का। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाया हूं विच आर बेस्ड ऑन द पैरेलल ऑपरेशन, ड्रूप, लोडिंग, इन सारे कंसेप्ट पे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दबा के बेटा एक बार लाइक ठोक दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, मैक्सिमम बच्चों को बता दो कि अंकित सर लाइव आ चुके हैं, ताकि सभी लोग हमारे साथ इस सेशन के अंदर लाइव जुड़ सकें। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई। लेट मी स्टार्ट बाय फर्स्ट इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज अंकित गोयल। आई गॉट AIR1 twice in GATE. In 2014 and 2018, I was awarded gold medal by President of India himself. In the year 2013, when I graduated from IIT, till date, I have mentored more than 2 lakh students for competitive exam, and currently I am working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी चीजें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन बच्चों मैं कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो आपका अपना यूट्यूब चैनल है ना बेटा, ये गर्दा उड़ा रहा है इन द फील्ड ऑफ गेट एंड ईएससी। एंड हाउ? बाय प्रोवाइडिंग यू एज मेनी फ्री इनिशिएटिव्स एज वी कैन। ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में आपको फ्री इनिशिएटिव प्रोवाइड कराया जा रहा है बेटा, ना सिर्फ यूट्यूब के थ्रू बल्कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप के थ्रू भी। तो अगर आप अनअकैडमी ऐप अपने फोन में रखते हैं देन यू कैन एक्सेस ऑल आवर फ्री इनिशिएटिव। बस आपको उन्हें अनलॉक करना पड़ेगा सिंपली बाय यूजिंग द कोड अंकित ESE। अब देखो बेटा, मेरे सारी स्पेशल क्लासेस जो कि मैं अनअकैडमी पे फ्री लेता हूं, इस लिंक पे अवेलेबल है bit.ly/Ankit ESE। अगर आप यहां पे जाते हो देन यू कैन चेक आउट द अपकमिंग सेक्शन, तो आपको मालूम चलेगा आगे कौन सी स्पेशल क्लासेस लगने वाली हैं। उन सभी क्लासेस को आप लोग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे PSUs की तैयारी कर रहे हो, तो उनके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे। कॉन्सेप्ट थ्रू क्वेश्चन में आपको गेट के लिए काफी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे बेटा, गेट के मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे, और बहुत ही बेहतरीन मैराथन सेशंस भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग रिवीजन बहुत रैपिडली कर सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट बेटा आपको मिलेंगे इफ यू ज्वाइन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बस ऐप को इंस्टॉल करना है और इस लिंक को ब्राउजर में डालना है, देन यू कैन एक्सेस एवरीथिंग। चलो तो आ जाते हैं बेटा आज के टॉपिक पे, दैट इज द पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर्स। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, two identical 2000 kVA alternators operate in parallel. The governor of the first machine is such that the frequency drops uniformly from 50 Hz to 48 Hz. The corresponding uniform drop of the second machine is 50 to 47.5. How will the two machines share a load of 3000 kilowatt? ठीक है भाई, तो आपको बेटा नो लोड और फुल लोड फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको बस ये बताना है लोड शेयरिंग कैसे होगी। आयुष बेटा मैंने YouTube पे PDF प्रोवाइड करना छोड़ दिया है, अब तो आपका जो भी चीज़ें आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो सेशन के बाद, बट अब PDF आपको नहीं प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, चलो फटाफट से आंसर करो भाई, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर करो जल्दी से, कम ऑन। तो यहां पे क्या करना पड़ेगा ना बच्चों, यहां पे आपको अगर फॉर्मूला पता है कि किसी भी जनरेटर की पावर कैसे लिखी जाती है, नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस एफ, ये स्ट्रेट लाइन से लिखते हैं इक्वेशन, ड्रूप कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेट लाइन होती है ना, तो वहां से लिखते हैं। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें पहले जनरेटर की पावर की, नो लोड फ्रीक्वेंसी 50 है, मुझे नहीं पता ओवरऑल क्या होगी,
50 माइनस 48 इंटू 2000। ऐसे बेटा दूसरे के केस में नो लोड तो 50 है, मुझे नहीं पता बेटा एफ क्या होगा जहां पे ये दोनों साथ में ऑपरेट कर रहे हैं। तो हमेशा क्या है ना, ड्रूप के क्वेश्चन में बेटा 3 वेरिएबल्स होते हैं, P1 P2 और फ्रीक्वेंसी। P1 P2 और फ्रीक्वेंसी, तो ये हो गए। अब आप लोग क्या बोलेंगे बच्चों कि सर P1 प्लस P2 शुड बी इक्वल टू लोड शेयरिंग दैट इज 3000। तो मैं कहता हूं 2000 को बेटा कॉमन ले लिया जाए, 50 माइनस एफ बाई 2.2, 50 माइनस 48 बाई 2.5, 3000। तो 3000 बाई 2000 हो गया 1.5। अब यहाँ पे बेटा अगर f निकालना है, 50 माइनस एफ 0.5, 0.4, 0.9, 0.9 हो गया ये, 1.5 बाई 0.9 यानी 5/3। तो यहां से f हमारे को मिल गया कितना बेटा, f हमको मिल गया 50 माइनस 5/3, है ना, यही आ रहा है ना, देखना जरा। 0.2 1/2 हो गया 0.5, 1/2.5 हो गया 0.4, तो 0.5, 0.4, 0.9 हो गया। 50 माइनस एफ मैंने कॉमन निकाल लिया, और 3000 बाई 2000 1.5 बाई 0.9। यार अब ये तो गड़बड़ आ रही है, बी आ रहा है 1400 और 1600, यहाँ से क्यों नहीं दिख रहा, कुछ गलती हो रही है क्या कैलकुलेशन में। 2.5 से 0.4, ये 0.9 ही तो बनेगा। 1.5, 5/3, अच्छा ठीक तो है, मैं इसको 2.67 समझ रहा हूँ जब से 48.33 हर्ट्ज। अब यहां से P1 अगर निकालें भाई, 50 माइनस एफ हो जाएगा 5/3 ओवर 2 इंटू 2000, 5000/3 किलोवाट, और P2 हो जाएगा फिर 1333 किलोवाट। यही बनेगा ना 2, तो 1000, 5000/3, तो फिर यही आएगा ए, है ना। यही बन सकता है बेटा। बी कहाँ से आ रहा है 1400 और 1600, 5/3/2.5 भी अगर मैं इधर करूं तो 2/3, 4000/3, हाँ यही आएगा ए। चल अगला ट्राई करो भाई। 250 MVA 3-phase alternator operate in parallel. The setting of the governor are such that the rise in speed from full load to no load is 2% and in other it is 3%. The characteristic being straight line in both the cases if each machine is fully loaded when the load is 100 megawatt. What will be the load when the total load is 60 megawatt? अब देखो यहां पे बेटा इसने रेफरेंस जो लिया है ना वो फुल लोड लिया है। कैसे पता सर? क्योंकि इसने बोला राइज इन स्पीड फ्रॉम फुल लोड टू नो लोड, यानी फुल लोड से नो लोड जा रहा है तो रेफरेंस किसे लेके चल रहा है? फुल लोड को। ये 2% है और दूसरी मशीन में यही चीज आपकी 3% है। तो अब आपको ये बताना है बच्चों कि यहां पे आपको ये बताना है कि क्या लोड शेयरिंग होगी जब टोटल लोड 60 मेगावाट है। करिए। बताओ भाई, कम ऑन एवरीवन, चलो 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 भाई। जल्दी से बता दो।
गुड इवनिंग विनय। चलो बेटा जल्दी से बताओ इसका आंसर। यहां पे क्या है? रेफरेंस इज फुल लोड स्पीड या फिर फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। ठीक है, तो अब मैं यहां पे क्या कहता हूं कि नो लोड में फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और नो लोड में सेकंड वाली फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। ठीक है, ये होगी। अब बेटा यहां पे अगेन देखो आपको ये बता रखा है ईच मशीन इज फुली लोडेड व्हेन द टोटल लोड इज 100 मेगावाट। ठीक है, 50-50 यानी दोनों सप्लाई कर रहे हैं जब लोड होता है 100। तो यानी कि मैं ये कहता हूं, कैसे पता 50-50? क्योंकि 50 MVA के जनरेटर हैं, तो 100 के लिए दोनों फुली लोडेड है, माने 50-50 दे रहे होंगे। एफ नो लोड 1, ये समझ आया ना? पहली मशीन के अंदर 2% का इंक्रीज था। ठीक है, नो लोड 1 माइनस फुल लोड, और फुल लोड कितना है? 50 है। सेकेंड 1.03 FFL माइनस F इंटू 50। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे यार? P1 प्लस P2 को हम बोलेंगे कितना? 60। तो 50 तो बेटा पहले ही कॉमन ले लो, 50 तो पहले ही कॉमन ले लो। अब ये कितना आएगा? 1.02 और यहां 0.02। इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब बेटा अगर इतना आ गया, यहां पे बेटा रेफरेंस फुल लोड फ्रीक्वेंसी दी है ना, इसीलिए मैं फुल लोड को सेम मान रहा हूं रजनीश, क्योंकि यहां रेफरेंस ऐसे दिया है कि फुल लोड से नो लोड ऐसा हो रहा है, तो मैंने सेम मान लिया। इसलिए अगर नो लोड के रेस्पेक्ट में देता तो मैं नो लोड सेम मान लेता। अब यहां पे देखो क्या होगा, इसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। ये हो जाएगा 51 और ये 103/3 1.2, और ये 100/2 100/3, और ये हो जाएगा 102/2 तो 51, और माइनस 1.2। अब यहां से अगर निकालें तो फ्रीक्वेंसी जो है ना, एफ की जो वैल्यू है वो एफएफएल के टर्म्स में आ जाएगी। विनय लगा सकते हो स्लोप मेथड बेटा, हर बार ग्राफ ड्रॉ करके कर सकते हो। ठीक है, और मैं जो इक्वेशन यूज कर रहा हूं वो भी ग्राफ से ही आई है। 1.0096 यहां पे एफ आ गया 1.0096 FFL। अब यहां से P1 अगर मैं निकालूं, P1 में देखो वैल्यू डाल दो ये वाली 1.02, तो 26 आ रहा है P1 यहां से। अब बचा हुआ सारा का सारा P2 होगा, 60 माइनस 26 दैट इज 34।
तो क्वेश्चन में ना किसके रेस्पेक्ट में लेना है या किसे सेम मानना है ये देख लेना, किसके रेस्पेक्ट में ड्रूप दिया है, नो लोड से फुल लोड जाने की बात कर रहा है या फुल लोड से नो लोड। दूसरा ना बेटा ऑप्शन का ऑर्डर भी चेक करना, कई बार हो सकता है ऑर्डर पलट दे, अगर ऑर्डर पलट देगा तो भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगला ट्राई करो भाई, a 20 MVA 3-phase star connected alternator with an impedance of इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस यहां से मिसिंग है, चलो इसको स्किप कर दो फिर, क्योंकि यहां पे इम्पीडेंस और रेजिस्टेंस ही मिसिंग हो गए हैं। चलो नेक्स्ट ट्राई करो भाई, a generator with frequency power characteristic as shown in the figure is supplying a load. Now a second load is connected in parallel with the first one. Load 1 consumes a real power of 1000 kilowatt at 0.8 lagging, while load 2 consumes a real power of 800 kilowatt at 0.707. What is the frequency of the system before and after connecting the second load? करिए भाई, बिफोर एंड आफ्टर कनेक्टिंग द सेकेंड लोड, यानी पहले एक ही लोड था और बाद में जब दो लोड आ गए, दोनों केसेस में आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है बच्चों। चलो भाई, गुड इवनिंग अनुज। चलो बेटा जल्दी से आंसर दो इसका, ये वाला एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है, प्योरली लॉजिकल है बेटा, प्योरली लॉजिकल। आपको यहां पे दिमाग लगाना है, कोई भी मेथड या कोई भी फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है यहां। चलो भाई फटाफट से दे दो आंसर। बताओ भाई कितना आ रहा है, आया किसी का? देखो ये स्लोप दे रहा है 1 मेगावाट पर हर्ट्ज। इस स्लोप का क्या मतलब है? इस स्लोप का मतलब है व्हेन डेल्टा पी इज 1 मेगावाट, डेल्टा एफ इज 1 हर्ट्ज, डेल्टा एफ इज 1 हर्ट्ज, ठीक है। अब यहां पे देखो ये फ्रीक्वेंसी नो लोड वाली हो गई, देखते जाना बच्चों। अब मैं कहता हूं when only load 1 is connected, जब सिर्फ एक ही लोड कनेक्टेड है, when only load 1 is connected, तब क्या है भाई? पावर है सिस्टम के अंदर 1000 किलोवाट या 1 मेगावाट। तो बेटा अगर डेल्टा पी देखोगे नो लोड के कंपैरिजन में तो 1 माइनस 0 1 मेगावाट, और स्लोप कह रहा है कि जब डेल्टा पी 1 है तो डेल्टा एफ भी 1 ही होगा। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी नो लोड के रेस्पेक्ट में कितनी हो गई? सर ऐड क्यों नहीं की, सब्ट्रैक्ट क्यों की? बेटा एक सिंपल सा रीजन है, पावर जब बढ़ती है तो फ्रीक्वेंसी घटती है, तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी जो निकाली ना वो चेंज सब्ट्रैक्ट करके निकाली। अब मैं कहता हूं सेकंड केस में व्हेन बोथ लोड्स आर कनेक्टेड, अब भाई एक 1000 किलोवाट का है, एक 800 का। यहां देखो बेटा पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, क्योंकि रियल पावर्स आर डायरेक्टली एडेड, रियल पावर डायरेक्टली ऐड होती है, इसीलिए यू डोंट नीड टू यूज द पावर फैक्टर, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अब यहां पे भी बेटा अगर आप डेल्टा पी देखें नो लोड के कंपैरिजन में देख लो, 1.8 माइनस 0 इज 1.8 मेगाहर्ट्ज, तो डेल्टा एफ कितना होगा?
अब बेटा स्लोप आपका 1 है, स्लोप 1 का मतलब होता है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी जितना पावर में चेंज है उतना ही चेंज फ्रीक्वेंसी में हो। समझ रहे हो ना, स्लोप 1 का मतलब तो यही होता है डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा एक्स, तो ये आ गया डेल्टा एफ। तो अब आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बेटा, 61 माइनस 1.8, 59.2 हर्ट्स। बहुत सिंपल है ना। स्लोप से जो है बहुत इजी हो गया हमारे लिए इस काम को करना। 61 माइनस 1.8 इज 59.2। बेटा ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं, मशीन्स के क्वेश्चन है। चलो, a 25 MVA star connected alternator with a reactance of 6 ohm and resistance 0.4 ohm is operating in parallel with 10 kV bus bar. If the field is adjusted to give excitation voltage of 11 kV, calculate maximum power output, armature current and power factor. आशु बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सारे सब्जेक्ट प्रेजेंट हैं इस चैनल पे, ठीक है, सारे ही तो सब्जेक्ट प्रेजेंट हैं, देख लो। करो भाई, यहाँ पे क्या बोला है, आर और एक्स दे रखा है जनरेटर का, आपको बोला है बस बार का वोल्टेज है 10 kV, ईएमएफ है 11 kV, मैक्सिमम पावर आउटपुट बताना है। तो पावर का फॉर्मूला याद है भाई, जनरेटर से पावर का फॉर्मूला क्या होता है, ई एफ वी टी बाय मॉड जेड एस कॉस थीटा एस माइनस डेल्टा माइनस मॉड वी टी स्क्वायर बाय मॉड जेड एस कॉस थीटा एस। ठीक है, यहाँ पे जो इम्पिडेंस है ना वो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास ZS और थीटा एस आएगा। हाँ बेटा काफ़ी है गेट के लिए, अब बाकी तो देखो तुम्हारी मेहनत भी है आशु, और डेफिनेटली देखो यार ये तो है ही है कि YouTube से अगर तैयारी कर रहे हो तो तुम्हारा एफर्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा टीचर के एफर्ट के मुकाबले, और वहीं अगर आप अनअकैडमी पे तैयारी कर रहे हो तो वहाँ टीचर का एफर्ट भी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ये है कि डिफरेंस बस ये आ जाता है कि पेड प्लेटफॉर्म में बच्चे की मेहनत थोड़ी सी कम होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्री प्लेटफॉर्म। यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन चीज़ें आपको ना अपने एंड पे मैनेज करनी है, सारी प्लानिंग से लेकर के एग्जीक्यूशन तक सब आपके हाथ में। आपको कोई मोटिवेट करने अलग से नहीं आएगा, है ना, मोटिवेशनल सेशन जो लगते हैं वही है स्टैंडर्ड। लेकिन क्या होता है कि प्लस के अंदर डेली लाइव क्लास चलती है कंसिस्टेंटली, तो वहाँ पे बच्चा ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर लेता है, क्योंकि रोज़ उसे उसी टाइम पे लाइव आना है। अब यहाँ पे यूट्यूब पे कोई भी इनिशिएटिव डालते हैं, अब यूट्यूब की जनता इतनी पागल है कि उसको सपोर्ट तो करती नहीं है, तो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेती है कि फ्री मिल रहा है तो फ्री की वैल्यू क्यों की जाए, है कि नहीं है। अब क्या करें बताओ, जब बच्चे ही रैंक नहीं लाना चाहते तो अपन ज़बरदस्ती कहाँ से दिलवा दें। नहीं तो यार किसी भी टीचर को अच्छा थोड़ी लगता है कोर्स ब्रेक करना, लेकिन आप लोगों की अटेंडेंस मजबूर करती है कोर्स ब्रेक करने पे। रजनीश देखो यार, अगर क्वेश्चन भूल चुके हो तो पुराना जो है वो नए जैसा ही लगता है, और अगर क्वेश्चन याद है तब तो नए लगाने चाहिए। अगर सॉल्यूशन जीरो से कर रहे हो, आपको कुछ भी याद नहीं उस सवाल के बारे में, तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितना फ्रेश है आपके माइंड में। अनअकैडमी पे कैसे जाना है ये इस वीडियो के एंड में बताऊंगा। डेल्टा अब मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है विनय, थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा है। करें, देखो, फॉर मैक्सिमम पावर डेल्टा इक्वल टू थीटा एस यानी 86.18। थीटा एस जो होता है सिंक्रोनस इम्पीडेंस का एंगल होता है,
अब यहां पावर ना बेटा 3 फेज की 3 टाइम्स कर लेना। अब EMF 11 kV है ना, 11/√3 पर फेज ले रहा हूं ना, 10/√3 मॉड ZS 6.0133 माइनस 10/√3 का स्क्वायर 6.0133 कॉस 86.18। ठीक है, आ गए भाई लक्ष्मण? ये आ रहा है 17.184 मेगावाट। अब ये यूनिट कैसे आई बेटा? दोनों वोल्टेज किलो में थी, तो किलो और किलो मिलकर के क्या बन गया? मेगा बन गया। अब कह रहा है आर्मेचर करंट एंड पावर फैक्टर अंडर मैक्सिमम पावर कंडीशन। अब पावर फैक्टर के लिए तो बड़ा इजी है यार, कि ना रिएक्टिव पावर निकाल ली जाए। वो कैसे निकलेगी? EF, जहां कॉस है वहां साइन कर दो। करेक्ट, जहां कॉस है वहां साइन कर दिया जाए। अब देखो थीटा, अगर डेल्टा को आप थीटा एस रख चुके हो तो पहली टर्म तो 0 ही हो गई, और 3 फेज की पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना भाई। 3 फेज की पावर है तो 3 से मल्टीप्लाई जरूर कर दें। ये भी MVAR में आएगी क्योंकि किलो में चल रही है ना वोल्टेज। सिक्सटीन 16.592। अब बेटा रियल और रिएक्टिव पावर आ गए। रिएक्टिव पावर नेगेटिव है, पहली बात तो लीडिंग पावर फैक्टर होगा। अब आप ना पावर फैक्टर निकाल सकते हो यहां से। ठीक है, पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? cos phi इज सिंपली P/S। P कितना आया बेटा? P कितना आया? 17.184। ठीक है, डिवाइड बाय 17.184 स्क्वायर प्लस 16.592 स्क्वायर। .7193। और ये क्या होगा? लीडिंग। अब सर करंट कैसे? बेटा पावर ले लो, पावर आ गई, √3 VT ले लो, 10 kV IA ले लो इंटू cos phi। ठीक है, पावर इज इक्वल टू √3 VI cos phi। वन 1379.09 एम्पियर। ठीक है, समझ आया? पावर से मैंने करंट निकाल दिया ना, 17.848 आ रहा है। EV/X साइन डेल्टा क्यों नहीं यूज हुआ? क्योंकि बेटा रेजिस्टेंस भी था। EV/X साइन डेल्टा के अंदर X होता है बस, रेजिस्टेंस इग्नोर्ड होता है। हाँ, तो क्या मेरा मतलब था कि जब रिवीजन करें बेटा, अगर भूल गए हो, यही तो मैंने बताया, अगर क्वेश्चन भूल गए हो तो सेम क्वेश्चन कितनी बार भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और अगर क्वेश्चन याद है फिर तो सेम क्वेश्चन का कोई फायदा ही नहीं है। चलो अगला देखो भाई। तो लक्ष्मण बेटा मैंने लेक्चर में करा तो दिया, पढ़ लो उसको। टू जनरेटर रेटेड 500 megawatt and 600 megawatt are operating in parallel. The droop characteristic are 4% and 5% with respect to full load.
देखो फिर से रेफरेंस दे दिया है, एज्यूम दैट जनरेटर्स आर ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज ऑन नो लोड, हाउ अ लोड ऑफ 1100 मेगावाट बी शेयर्ड बिटवीन देम, व्हाट वुड बी द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एट दिस लोड। यानी ये जो ड्रूप का फॉर्मूला दिया है ना, ड्रूप कैसे डिफाइंड होता है, नो लोड फ्रीक्वेंसी माइनस फुल लोड फ्रीक्वेंसी बाय या तो नो लोड या तो फुल लोड। इसने पहले ही दे दिया कि किसके रेस्पेक्ट में, फुल लोड। तो यानी कि डिनोमिनेटर में जब आप लोगे ना, यहां पे ये जो टर्म लिख दी है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि आप ड्रूप ऐसे लिखोगे, एफ नो लोड माइनस एफ फुल लोड बाय एफ फुल लोड, ये लिखेंगे आप ड्रूप के अंदर। ठीक है बेटा, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है आशुतोष, ई वी बाय जेड साइन डेल्टा, ऐसा कोई फॉर्मूला है ही नहीं। अब ये तो ये बात हो गई कि एक्स की जगह जेड दे दिया तो क्या जेड रख दूं फॉर्मूले में, गलत बात है ना। अपनी तरफ से थोड़ी ना फॉर्मूला बना सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के लिए। हेलो रिंकू, बोलो बेटा, इस क्वेश्चन को बनाइए। लास्ट पॉइंट फिर से बताइए, लास्ट पॉइंट क्या बताना था, पावर को √3 VI cos पाई रखा है, उसमें और क्या किया है, आया भाई किसी का यहां पे अगर मशीन 1 की बात करें, एफ नो लोड ड्रूप के इस फॉर्मूले से 4% ज्यादा होगा फुल लोड से, तो एफ फुल लोड 1 कितना हो गया, नो लोड पे तो बता रखा है ना 60 हर्ट्ज है। अगर बेटा आप मशीन 2 की बात करें तो एफ नो लोड 5% ज्यादा है, तो यहां पे आप एफ फुल लोड 2 बोल सकते हैं, कितना है 60/1.04। तो हर्षित मैंने बताया तो बेटा ड्रूप लिखा है विद रिस्पेक्ट टू फुल लोड है, तो डिनोमिनेटर में फुल लोड लेना है। और बेटा अगर कोई पॉइंट समझ ना आया करे तो वीडियो आप लोग रिवाइंड कर लिया करो ना, आपको तुरंत समझ आ जाएगा क्या बात बोली गई। यही तो फायदा है वीडियो लेक्चर का कि ऑफलाइन के अंदर जो टीचर ने बोल दिया सो बोल दिया, यहां आप दोबारे तिबारे कितनी बार भी सुन सकते हो। अब देखो भाई, एक बार ये हमें मिल गया तो अब मैं ना पावर का फॉर्मूला लगाऊंगा। पावर का फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है नो लोड माइनस एफ इज नो लोड माइनस फुल लोड इंटू पी फुल लोड। अब क्या बोला है, एक का रेटिंग है 500 और एक का है 600, एक का है 500 एक का है 600, तो पहले 60 माइनस एफ बाय 60 माइनस 57.6923 इंटू 500 ठीक है। अब ये दोनों फॉर्मूले हमने बन गए। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई P1 प्लस P2 आना चाहिए 1100। ठीक है, अब अगर ऐसा आप कहते हो तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन को। 60 माइनस एफ को हम कॉमन ले लिए,
अब ये कितना है 60 माइनस 57.6923, ठीक है। ये डिनोमिनेटर 2.3 बनेगा बेटा, पहले का डिनोमिनेटर बनेगा 2.3। 500 को इससे डिवाइड कर दो भाई, 216.666, ठीक है भाई। अब 600 बाई 60 माइनस 57.1428, 209.99, तो 210 कह दो इसको, इज इक्वल टू यहां पे कितना है 1100 है। तो बेटा यहां पे f कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से 57.421। अब इससे आप पावर निकाल सकते हो, P1 57.6923, 558.6, ये आ गया बेटा 558.6। एक बार P1 आ गया तो P2 हो जाएगा 1100 माइनस P1, 541.4, ठीक है 541.4। तो ये आ गया दोनों का पावर। बेटा फॉर्मूला तो लॉसलेस वाला ही याद रखो आशुतोष, लॉसलेस वाला याद रखो। मुझे भी लॉसी वाला याद नहीं है, मैं कैसे लिख देता हूं ना फॉर्मूला, मैं ये भी बता देता हूं। देखो मुझे ये पता है कि पावर होती है VT IA कॉन्जुगेट, करेक्ट, यही होगी ना। VT का तो एंगल 0 ही होता है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं रहता है फॉर्मूला, मैं यहां से बना लेता हूं यार। अब देखो बनाना कितना इजी है, VT EF कॉन्जुगेट होगा तो माइनस थीटा एस माइनस डेल्टा, ऊपर गया तो प्लस थीटा एस, ठीक है। VT स्क्वायर बाय ZS, माइनस थीटा एस ऊपर गया तो थीटा एस, रियल पावर के लिए कॉस लगा दो, बस खत्म। रियल पावर के लिए कॉस लगा दो। एक्सप्लेन वंस अगेन सर जी, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं बेटा दोबारा से बताओ, मैंने फॉर्मूला ही तो लगाया है। नहीं प्रिंस बेटा, अभी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास रोक दी गई है कुछ टाइम के लिए क्योंकि अटेंडेंस ही नहीं आ रही थी। हाँ बताओ विनय, इसके अंदर क्या नहीं समझ आया? यही तो बोला है ना आपको कि विद रेस्पेक्ट टू फुल लोड है, यहाँ पे मैंने 4% और 5% रखा तो मुझे नो लोड और फुल लोड का रिलेशन मिल गया। नो लोड मुझे पता थी तो मैंने फुल लोड निकाल ली, उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल करके P1 प्लस P2 इक्वल टू लोड। इस टाइप का तो ये तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं हम। चलो अगला देखो भाई, टू सिमिलर 400 वोल्ट 3 फेज ऑल्टरनेटर शेयर इक्वल किलोवाट पावर delivered to a balanced 3 phase load 50 kilowatt 0.8 lagging. If power factor of one machine is 0.9 lagging, find the power factor and the current supplied by other machine. चलिए करो भाई इसको। विनय देखो, या तो नो लोड फ्रीक्वेंसी सेम हो सकती है दो मशीन की, या तो फुल लोड, दोनों तो सेम नहीं होंगी वरना तो एकदम आइडेंटिकल हो गया सब कुछ, है ना। तो वहां बोल दिया था कि नो लोड वाली सेम है तो फुल लोड अलग अलग आ गई, लेकिन जिस फ्रीक्वेंसी पे जनरेटर चलेंगे टू मेंटेन सिंक्रोनिज्म दैट फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम, तो वहां पे एफ तो दोनों का सेम ही आएगा।
आया भाई इसका आंसर? इजी सवाल है, लॉजिकल है ये। इसका एज सच ना कुछ खास जनरेटर से लेना देना नहीं है, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हो। देखें इसको, देखो बेटा, पहले ना लोड के बारे में आप बात कर लो। इसने क्या बोला है कि दो जनरेटर हैं जो इक्वल किलोवाट पावर डिलीवर करते हैं। किलोवाट पावर का मतलब इक्वल रियल पावर डिलीवर करते हैं। एक लोड को जिसका पावर है 50 किलोवाट, ठीक है, और उसका पावर फैक्टर है 0.8 लैग, यानी कि फाई है 36.86 डिग्री। थर्टी 37.5 kVAR, ठीक है, 37.5 kVAR। अब बेटा यहां पे क्या बोला है कि जनरेटर वन जो है, जनरेटर वन और टू रियल पावर तो बराबर ही दे रहे हैं ना, तो रियल पावर कितनी दे रहा होगा? 25 किलोवाट। इसका मुझे पावर फैक्टर भी बता दिया 0.9 लैग, यानी इसकी रिएक्टिव पावर कितनी हुई? P1 tan phi1। यहाँ पे ना मुझे phi1 भी पता है बेटा, 0.9 के लिए एंगल होता है 25.84, ये मुझको याद है, ठीक है। और मैंने आपको नेटवर्क के अंदर बताया भी है कौन कौन से पावर फैक्टर्स आपको कायदे से याद होने चाहिए। 12.107। अब बेटा क्या होगा ना, जो बैलेंस पावर है, बैलेंस कौन सप्लाई करेगा? जनरेटर नंबर 2 क्या करेगा? P2 देगा 25 किलोवाट, ठीक है भाई। पावर फैक्टर अननोन है। अब आपको अगर ये जानना है ना रिएक्टिव पावर कितनी देगा, तो देखो लोड ने कितनी मांगी? 37.5, पहले जनरेटर ने कितनी दी? 12.107, तो ऑब्वियसली बची हुई पावर कौन दे रहा होगा? आपका जनरेटर नंबर 2, 25.393। अब इसका पावर फैक्टर निकाल सकते हो ना? पावर फैक्टर कैसे निकालोगे? P2 बाय रूट ओवर P2 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर। रजनीश बेटा लीडिंग कहां से निकाल दी है? लैगिंग ही आ रहा है यहां तो। .701 लैगिंग, ठीक है। अब आपको लगेगा सर करंट कैसे निकालें? बेटा बहुत इजी है, पावर है 25 किलोवाट, √3, वोल्टेज है 400, करंट I2 इंटू 0.701 पावर फैक्टर, तो I2 कितना होगा? बेसिक सवाल है, 51.475 एम्पियर। इसमें कोई भी टफ कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया भाई यहाँ पे? 0.71 लैगिंग। और बेटा केवीए, रजनीश कभी भी केवीएस डायरेक्टली ऐड नहीं होते, क्योंकि केवीए में आती है कॉम्प्लेक्स पावर, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होता है, इमेजिनरी में इमेजिनरी, यानी रियल पावर में रियल पावर ऐड होगी, रिएक्टिव में रिएक्टिव। कभी भी ये मत करना कि दो सिस्टम की एपरेंट पावर सीधे ऐड कर दो। एपरेंट पावर क्या है? मैग्नीट्यूड है कॉम्प्लेक्स पावर का। दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करने का एक तरीका होता है, उनके मैग्नीट्यूड्स ऐड नहीं करते। चलो अगला देखो भाई। चलो ये वाला जाने दो, हाँ ये वाला देखो। अभी तो नहीं आशुतोष कोई मैराथन वगैरह का प्लान है बेटा, अभी तो ऐसा कुछ प्लान नहीं है।
और भाई थोड़ा बहुत तो हमें भी जी लेने दो कि संडे को भी पढ़ाते रहें, सातों दिन महीनों महीने पढ़ाते ही जाओ पढ़ाते ही जाओ। अभी हाल फिलहाल में मेरा ज़्यादा फोकस इस बात पे है कि प्लस वाले बच्चों का कोर जल्दी से जल्दी कवर करना है। जैसे इस महीने उनका मशीन कवर हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ में ट्राई करता हूँ पावर सिस्टम ख़त्म कर दूँ, और उसके नेक्स्ट मंथ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उन बच्चों का ना नवंबर मिड तक मुझे पूरा कोर निपटाना है। क्या 3 फेज पावर्स एंड ऑपरेटिंग इन पैरेलल मतलब क्या कहना चाह रहे हो विनय? A generating station comprises 4 synchronous generator with a frequency drop of 5 Hz। ठीक है, अब ये कह रहा है एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 Hz 3 generators supply a steady load of 75 megawatt each by while the balance is shared by fourth generator called as swing generator for a total load of 260 megawatt at 50 Hz। Find the no load set frequency setting of the generators। ठीक है, करो इसको ट्राई। तो ये क्या कहना चाह रहा है भाई कि 3 जनरेटर का लोड फिक्स है 75 मेगावाट, और बचा हुआ लोड कौन देता है? आपका चौथा जनरेटर देता है। अब यहां पे बोला है 5 हर्ट्ज का ड्रॉप आता है नो लोड से फुल लोड में। तो अब आपको ये बताना है नो लोड फ्रीक्वेंसी कितनी होगी अगर आप 260 मेगावाट सप्लाई कर रहे हो 50 हर्ट्ज पे। ठीक है, तो देखो यहां पे ना बच्चों, अगर आप फिगर बना लो, जनरेटर का रेटिंग कितना है? 125 केवीए है। 125 केवीए है, एमवीए है, क्या है भाई? केवीए है। फिर ये एमवीए होगा यार। ठीक है, हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता ना रेटिंग केवीए में हो लोड एमवीए में दे रहा हो। अब इसका मतलब है बच्चों जनरेटर का जो फुल लोड है दैट इज 125। जो फुल लोड है ना आपका दैट इज 125। तो यहां तक आते आते जो ड्रॉप होता है ना फ्रीक्वेंसी में वो होता है 5 हर्ट्ज का। ठीक है, ये जो ड्रॉप है ना ये 5 हर्ट्ज का है। समझ में आया? अब जो 3 जनरेटर हैं बेटा वो 50 हर्ट्ज पे सप्लाई कर रहे हैं 75 मेगावाट पावर। मान लो यहां कहीं है 50 हर्ट्ज और 75 मेगावाट सप्लाई की जा रही है। यह है 75 मेगावाट और ये फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो अब मुझे ये बताना है ना कि नो लोड फ्रीक्वेंसी कितनी है। करो इस फिगर के हिसाब से, करो एक बार। हाँ तो अभिषेक देख लो भाई मशीन, इस चैनल पे पढ़ा तो है, देख डालो मशीन। अब देखो बेटा, अगर इसको सिमिलर ट्रायंगल से अप्रोच करें, अगर इसको सिमिलर ट्रायंगल से अप्रोच करें, ओ ए बी देखो और बी सी डी, ओ ए बी और बी सी डी देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई 75/125 सिमिलर ट्रायंगल से कह रहा हूं, एफ नो लोड -50 और उधर का लेंथ कितना है? 5 है। देखो कितना इजीली आ गया। ये हो गया 3/5, 3/5, 5 से 5 कट गया 3। एफ नो लोड इज 53 फॉर 3 जनरेटर्स। लेकिन अभी चौथे जनरेटर का फैसला नहीं हुआ। ठीक है, अब बेटा फोर्थ जनरेटर की पावर कितनी होगी? टोटल लोड है 260 का, जिसमें 3 सप्लाई कर रहे हैं 75, तो 35 मेगावाट होगी।
अब अगर वो भी 35 सप्लाई कर रहा है 50 हर्ट्ज पे, अगर वो भी 35 सप्लाई कर रहा है 50 हर्ट्ज पे, अभिषेक इस वीडियो के एंड तक रुको बेटा, मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखो किस्सा तो उसका भी यही था भाई, चौथे जनरेटर का, कि वो भी 125 सप्लाई करता, तब जाकर के 5 हर्ट्ज का ड्रॉप आता। अब बेटा अगर वो 35 सप्लाई कर रहा है 50 हर्ट्ज पे, सिर्फ 35 सप्लाई कर रहा है, क्योंकि चल तो सारे 50 पे रहे हैं, ये पक्का है। तो इसके अंदर भी सेम जुगाड़ लगाओ भाई, कि 35/125, सिमिलर इक्वेशन, सिमिलर ट्राइंगल से एफ नो लोड 4 -50/5, 5 से गया 25, 25 से 1.4, ये आ गया। तो 3 का जो नो लोड फ्रीक्वेंसी है ना, वो कितना है भाई, 3 जनरेटर्स का 53 और इसका है 51.4। एक सेकेंड, जनरेटर का, अच्छा यहाँ पे 0.84 दे रखा है, ओके, मैंने पावर फैक्टर मिस कर दिया है। 105 आ रहा है, तो इसको बेटा फिर 105 कर लो, ठीक कह रहे हो, यहाँ पे पावर फैक्टर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 105, 21, 75/21, 53.5714, और यहाँ 1/3 हो गया, 5/3, 51.666। क्वेश्चन तो क्लियर हो गया ना बेटा, किस टाइप से है, ठीक है। अब अगला क्या है, विद नो चेंज इन गवर्नर सेटिंग फाइंड द सिस्टम फ्रीक्वेंसी इफ द लोड राइजेस टू 310। अगर बेटा लोड 310 पे आ गया तब कितनी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। अब यहां पे ये कहना चाह रहा है कि गवर्नर सेटिंग में चेंज नहीं किया, यानी कि एफ नो लोड एंड ड्रूप इज सेम। ठीक है, अब लेकिन ये भी बोला है कि 3 जनरेटर जो है ना 75 का ही लोड सप्लाई करते हैं। Find the no load frequency of swing generator for the system frequency to be restored to 50 Hz for the load in part B। ये वाला मुझे लगता है कि सी वाले के अंदर आएगा, ठीक। तो देखो बी वाले के अंदर क्या आएगा, हाँ बेटा पूरी है क्रिएट्रिक्स पे मशीन्स की प्लेलिस्ट। अब अगर हम बी वाले पार्ट की बात करें, बी वाले में इसने क्या बोला कि भाई लोड है आपका 310 मेगावाट, तो मैं कहता हूं 1 2 3 का तो बेटा देखो नो लोड फ्रीक्वेंसी सेम है,
फुल लोड है 105। अब इनका तीनों का नो लोड फ्रीक्वेंसी है 53.571 और ये पूरा ड्रॉप है 5 का। ठीक है भाई। और P4 51.666 माइनस F बाय 5 इंटू 105। अब चारों का जो सम है ना बेटा, चारों का जो सम है वो आना चाहिए 310। चारों का जो सम है दैट शुड कम आउट टू बी 310। अब यहां पे 53.571 माइनस F इंटू 21 प्लस 51.666 माइनस F इंटू 21 इज 310। अब यहां से अगर निकालें फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 310 को 21 से डिवाइड कर दो। अब बेटा 53.571 प्लस यहां पे 3 टाइम्स भी होगा, ठीक है, इंटू 3 प्लस 51.666 49.4 क्या आ गया 49.4 हर्ट्ज। ठीक है, ये आ गया। बेटा लिंक सर्च कर लो लक्ष्मण यार, अब इतना नहीं कि लिंक सेंड करूं मैं तुम्हें एक एक वीडियो का। इतने तो बेटा तुम लोग हो काबिल कि तुम लोग लिंक तो सर्च कर ही सकते हो। हाँ भाई, नो लोड ये बता दिया, सिस्टम फ्रीक्वेंसी। अब ये देखो तीसरे पार्ट में क्या कहता है। तीसरे पार्ट में ये कहता है कि आप मुझे ये बताओ कि अगर नो लोड फ्रीक्वेंसी कितनी करूं मैं स्विंग जनरेटर की ताकि सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही आए। अगर सिस्टम की फ्रीक्वेंसी बेटा 50 हर्ट्ज है तो 3 जनरेटर 75 देंगे। क्लियर? 3 जनरेटर आपको कितना देंगे? 75। तभी तो 50 हर्ट्ज आ सकती है। अगर ये 375 ही देंगे तो चौथा जनरेटर कितना देगा? 310 माइनस 3 इंटू 75 225 तो 85। अब ये कह रहा है कि नो लोड फ्रीक्वेंसी कितनी हो इस जनरेटर की ताकि सिस्टम फ्रीक्वेंसी 50 आ जाए। तो देखो इस मेथड से अप्रोच कर लो। अब आपको कितनी चाहिए? 85 पे 50 हर्ट्ज चाहिए। अब आप क्या कहोगे? 85 बाय 105। पिछले वाला ही मेथड लगा रहा हूं, बस 35 की जगह 85 हो गया है क्योंकि सारा एक्स्ट्रा लोड यही ले रहा है। वो तो कह रहे हैं भाई हम उतना ही देंगे जितना देते हैं। सारा एक्स्ट्रा लोड ये बेचारा सप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे कितना आएगा? 85 बाय 21 54.04 होगा ये 0476। मजेदार क्वेश्चन है ना ये, है ना भाई? दिमाग वाला सवाल। अब लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है? फाइंड द सिस्टम फ्रीक्वेंसी इफ द स्विंग जनरेटर ट्रिप्स ऑफ, ठीक है, ट्रिप्स ऑफ विद द लोड एज इन पार्ट बी एंड गवर्नर सेटिंग रिमेन्स अनचेंज्ड। यानी कि अगर स्विंग जनरेटर ट्रिप हो गया तो बचे कितने जनरेटर आपके पास? 3 जनरेटर। 3 जनरेटर बचे, अब वही 310 को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमें यह बोल दिया कि स्विंग जनरेटर ट्रिप्स, यानी अब ये जो 310 वाला लोड है ना, ये मुझे 3 जनरेटर से लेना है भाई। तो अब हमें क्या पता है कि 310 का 310 3 जनरेटर दे रहे हैं। अब यहां पे अभी देखो हमने लिखी थी ना इक्वेशन, नो लोड फ्रीक्वेंसी। नो लोड फ्रीक्वेंसी इन 3 की है 53.571 माइनस F बाय 5 इज इक्वल टू 310। ठीक है, अच्छा यहां पे इंटू 105 और होगा। तो
F कितना आएगा 2163 48.65 हर्ट्स। तो इतनी फ्रीक्वेंसी बनेगी। पता है बच्चों, यहां पे अगर आप देखो ना, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा एक कंसेप्ट सिखा गया। इसने एक नाम यूज किया स्विंग जनरेटर, जो कि हम पावर सिस्टम में देखते हैं। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है ना कि देखो, आप ना जो 3 जनरेटर हैं उनसे फिक्स पावर ले रहे हो, ठीक है। आपके जो 3 जनरेटर हैं आप उनसे फिक्स पावर ले रहे हो, और हर एक्स्ट्रा लोड कौन सप्लाई कर रहा है? आपका स्विंग जनरेटर। अब वो ये कैसे कर पा रहा है? सिस्टम में सिंक्रोनिज्म मेंटेन करते हुए। बेटा ये थर्ड पार्ट वही बता रहा है। ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? सिस्टम की फ्रीक्वेंसी 50 ही रखनी है। बताओ कितनी नो लोड फ्रीक्वेंसी रखें स्विंग जनरेटर की? यानी जो चौथा जनरेटर सारी एक्स्ट्रा पावर सप्लाई करता है, आप उसके स्पीड गवर्नर की मदद से उसका नो लोड फ्रीक्वेंसी बदल सकते हो, सो दैट 3 जनरेटर से बराबर 75 आती रहे, उसमें कोई एडजस्टमेंट ना करना पड़े, और सारा एक्स्ट्रा लोड एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी पे कौन सप्लाई कर दे? हमारा स्विंग जनरेटर। स्विंग जनरेटर। बेटा तीनों की कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिकल है ना हर्षित, इसीलिए P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 है। तीनों की कैरेक्टरिस्टिक यही तो है, तीनों की कैरेक्टरिस्टिक यही तो है ना, फॉर 1 2 एंड 3 यही कैरेक्टरिस्टिक है। तो जब तीनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है बेटा, तो तीनों में बराबर पावर आएगी, क्योंकि देखो तीनों की फ्रीक्वेंसी तो बराबर होनी है, कैरेक्टरिस्टिक भी एक ही है। जब फ्रीक्वेंसी बराबर तो फिर पावर भी बराबर। ठीक है, चलो अगला देखो भाई। टू आइडेंटिकल जनरेटर हैविंग इंपीडेंसेस Z1 एंड Z2 are connected in parallel produce E1 and E2 as the induced EMF. If no load is connected, then a circulating current flows. What is the value of circulating current? फटाफट से आंसर दे दो, इसमें तो टाइम भी नहीं लगना चाहिए बेटा। सर्कुलेटिंग करंट आपसे निकलवा रहा है, आपको सर्किट मालूम होना चाहिए क्या होता है। ये Z1 और बंधु ये है E1। ये Z2 और मेरे भाई ये है E2। तो कितना सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा आप ही लोग बताओ भाई। बहुत इजी है, E1 माइनस E2 बाय Z1 प्लस Z2, ठीक है। बट E2 माइनस E1 भी हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों पॉसिबल है यार, सोचा जाए तो। बस करंट ही तो रिवर्स है। अंकुर बेटा डेली दीप्तांशु सर मेजरमेंट ले रहे हैं इस चैनल पे 3 बजे, कवर कर लो। अगला देखो भाई, द चेंज इन एक्साइटेशन ऑफ टू ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग इन पैरेलल कॉजेज। एक्साइटेशन चेंज करने से क्या होता है बताओ भाई। दो चीजें पढ़ी हैं आपने, स्टीम इनपुट का चेंज और एक्साइटेशन का चेंज। ये आपसे पूछ रहा है अगर एक्साइटेशन बदल दें तब क्या होगा, बताओ जल्दी से। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। और कल हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं बेटा, मेरे ख्याल से लॉसेस एंड एफिशिएंसी। कल क्वेश्चन होंगे लॉसेस एंड एफिशिएंसी के, ठीक है, सिंक्रोनस के। और परसों कराऊंगा सेलिएंट पोल मशीन। सिंक्रोनस बहुत जल्द आपका खत्म होने वाला है बेटा, बहुत ही जल्द सिंक्रोनस समाप्त हो जाएगा। यस, प्रतीक इज करेक्ट, आंसर इज ए। तो यहां पे क्या होता है, चेंज इन एक्साइटेशन, चेंज इन एक्साइटेशन, इससे क्या होता है, फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर Q, फ्लो ऑफ रिएक्टिव पावर Q। और चेंज इन स्टीम इनपुट, change in steam input causes flow of real power P, ठीक है। तो आंसर विल बी ए। बहुत ही बढ़िया।
अगला क्वेश्चन बेटा, टू एग्जैक्टली सिमिलर 3000 kVA जनरेटर, ठीक है, work in parallel, the governor of first machine is such that frequency drops from 50 to 48, the corresponding drop of the second is 50 to 47.5. The maximum load at UPF that can be delivered without overloading either of the two machine. करो भाई, कोई भी मशीन को ओवरलोड नहीं करना, कितना मैक्सिमम लोड होगा? अंकुर बेटा अगर मेरे से मेजरमेंट पढ़ना है तो प्लस पे आ जाओ, मैंने पूरा कवर किया है गेट और ईएससी का, है ना, तो वहां पे गेट और ईएससी के लिए पूरा कंप्लीटेड है। अभी मशीन चल रहा है, वो भी बहुत ताबड़तोड़ तरीके से चल रहा है। मेजरमेंट के अंदर भी यार हमने लगाए होंगे कम से कम 500-600 क्वेश्चन, तो ज़्यादा ही, बल्कि मशीन में तो अगर मैं स्पेशल में जो ले रहा हूँ ना क्वेश्चन वो भी जोड़ लूँ तो 2000 तक तकरीबन पहुँचा दूंगा सवालों को। तो अगर उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे विद कंप्लीट थ्योरी तो ऑब्वियसली रैंक तो आनी आनी है। मतलब उस सब्जेक्ट का फिर सवाल छूट जाए बेटा, इसके लिए तो एकदम गधा प्रसाद होना होगा तुम्हें, वरना ऐसा तो नहीं हो सकता कि सवाल छोड़ के आओ। करो भाई इसको। तो कॉलेज क्लास का प्लस से क्या लेना देना, बात तो बराबर, ये यूट्यूब पे क्लास करो प्लस पे करो। कॉलेज का जितना लोड यूट्यूब के लिए उतना ही वहां पे है। ये तो थोड़ा अजब गजब सा रीजन लगा यार। चलो बताओ कितना आ रहा है इसका आंसर। इजी क्वेश्चन है बेटा ये, अगर इसको पकड़ लोगे ना सवाल को तो बहुत इजीली बन जाएगा। देखो एक की फ्रीक्वेंसी है 50 से 48 जा रही है, और दूसरे वाले की ना थोड़ा सा और नीचे जा रही है, दैट इज 47.5, थोड़ा सा और नीचे, ठीक है। ये हो रहा है भाई। अब दोनों के अंदर ये जो पावर है ना, यूनिटी पावर फैक्टर पे अगर देखें दैट इज 3000 किलोवाट या 3 मेगावाट कह दो, ठीक है। किलो में ही चल रहा है सवाल तो किलो में रहने दो। अब ये पूछ रहा है कि कितनी मैक्सिमम पावर दे सकते हो विदाउट ओवरलोडिंग एनी मशीन। मैक्सिमम पावर पे फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी बेटा, ठीक है। फॉर मैक्सिमम लोड F इज मिनिमम। अब बेटा अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होने वाली है तो कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे आप जा सकते हो। एक जनरेटर कह रहा है भाई 48 के आगे मैं नहीं जा पाऊंगा, एक कह रहा है मैं 47.5 के आगे नहीं जा सकता। अब आपके पास चॉइसेस हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसे लें, 48 या 47.5। तो मैं कहता हूं बेटा F मिनिमम जो है ना वो 48 हर्ट्ज है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि पहला जनरेटर ना 48 के नीचे जा ही नहीं सकता। अगर आप कहोगे ना 47.5 पे ले जाऊं तो ये जनरेटर तो खुश है G2, लेकिन G1 नाराज हो जाएगा, वो 48 तक ही जा सकता है। अब यहां पे अगर आपने 48 फिक्स कर लिया तो P1 की वैल्यू तो सीधे ग्राफ से आ गई 3000 किलोवाट। अब P2 कैसे निकालोगे? P2 के लिए फॉर्मूला लगा लो फिर से, F नो लोड माइनस F बाय नो लोड माइनस फुल लोड इंटू P फुल लोड। नो लोड है 50, नो लोड माइनस फुल लोड इज 2.5 इंटू 3000। तो यहां से P2 कितना आएगा? यहां पे आप F को 48 डालो, 2 बाय 2.5 यानी 1.25,
या 6000 बाई 2.5, 6000 से आ जाएगा 400, 2400। तो टोटल कितना आ गया भाई? टोटल कितना आ गया? 5400। 3000 प्लस 2400 दैट इज 5400। अगला देखो भाई, 2000 kVA 3-phase alternator are operating in parallel, supply a load of this much at 0.8 lagging. If one of the machine operates at इतना 0.9 lagging power factor supplying 800 kVA, output of other machine is, करो करो भाई। ऐसा एक क्वेश्चन अभी मैंने कराया भी था ना, पावर फैक्टर और करंट निकलवाया था एक मशीन का, इसको भी ट्राई करो। नहीं बेटा 47.5 पे बेटा जनरेटर 1 जा ही नहीं सकता। जनरेटर 1 मिनिमम जा सकता है 48 तक। अगर आप 47.5 पे ले गए तो जनरेटर 1 की पावर 3000 से भी ऊपर आएगी, जो कि उसका मैक्सिमम है, जो कि उसकी रेटिंग है। जबकि क्वेश्चन में हर्षित ये लिखा था किसी मशीन को ओवरलोड नहीं करना। अब अगर ओवरलोड नहीं करना तो किसी की भी पावर 3000 के ऊपर नहीं जानी चाहिए, लेकिन जैसे ही फ्रीक्वेंसी 48 के नीचे लेके जाओगे उस मशीन की पावर 3000 के ऊपर चली जाएगी। चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट से आंसर निकालिए भाई। देखो मैंने आपको अभी ये बताया था कभी भी एपरेंट पावर्स डायरेक्टली ऐड मत करना, कॉम्प्लेक्स पावर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और कॉम्प्लेक्स पावर को एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर लेना चाहोगे ना तो यहां पे बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे? देखो लोड की जो पावर है दैट इज 1500 एंगल 36.86। ये कैसे पता भाई? ये पावर फैक्टर से आया, पावर फैक्टर 0.8 था ना। अब दूसरे जनरेटर की जो पावर है वो है 800 kVA एंगल 25.84। ये आया क्योंकि पावर फैक्टर आपका 0.9 था। तो S2 क्या है? ये आ गया बेटा 730.92। देखो सीधे एंगल के साथ आ गया। ये उस क्वेश्चन का दूसरा मेथड हो सकता था, समझे मेरी बात, कि डायरेक्टली आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कर लो। चाहोगे तो यहां से पावर फैक्टर भी आ गया, चाहोगे तो यहां से पावर फैक्टर भी आ गया, एस आ गया, और ये जो एंगल आ रहा है इसका अगर कॉस ले लोगे दैट इज द पावर फैक्टर। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन। टू 550 kVA ऑल्टरनेटर ऑपरेट इन पैरेलल टू सप्लाई द फॉलोइंग लोड। एक लोड लैगिंग है, एक लीडिंग है। एक मशीन का पावर फैक्टर दे दिया, दूसरी मशीन का पूछा है, करो इसको। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है बेटा, बनाओ इसको जल्दी से। और मैंने ना जितने भी पॉसिबल टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं पैरेलल ऑपरेशन पे आपको इस सेशन के अंदर करा दिए, और कल इसी टाइप से लॉसेस एफिशिएंसी के कराऊंगा। लीडिंग और लैगिंग बेटा अगर एंगल पॉजिटिव है विनय पावर का, इसका मतलब रिएक्टिव पावर पॉजिटिव, रिएक्टिव पावर पॉजिटिव तो लैगिंग ही होगा। ठीक है, पावर का एंगल पॉजिटिव होने का मतलब लैगिंग होता है। करंट का एंगल अगर पॉजिटिव है दैट इज लीडिंग। लेकिन करंट के एंगल पे तब जज करोगे जब वोल्टेज का एंगल जीरो है ना। अगर वोल्टेज का जीरो है, करंट का पॉजिटिव हुआ तो करंट लीड कर रहा है, वोल्टेज का जीरो है, करंट का नेगेटिव है तो करंट लैग कर रहा है। बहुत सिंपल है।
कैप्टिव पावर प्लांट में कैप्टिव का क्या मतलब हुआ? कैन वी सॉल्व फॉर पावर फैक्टर? श्रीनिवासा बेटा, अगर कुछ भी आपको दे रखा है पावर ट्रांसफॉर्मर के बारे में इंफॉर्मेशन, विदाउट नोइंग द लोड इंफॉर्मेशन आप ट्रांसफॉर्मर के इनपुट पे कमेंट नहीं कर सकते, ना उसकी पावर पे ना पावर फैक्टर पे। देखो बेटा, हम यहां पे क्या बोलेंगे, अगर पावर बैलेंस करें कि दोनों जनरेटर की रियल पावर्स का सम लोड की रियल पावर्स के सम के बराबर आना चाहिए, यानी 200 प्लस Pg2 इज 350। तो Pg2 तो बहुत इजीली आ गया 150, लेकिन रिएक्टिव पावर थोड़ी सी टेढ़ी खीर है यार। QL1 250, एंगल जो है ना 53.13 आएगा, tan 53.13, 4/3 तो 1000/3। QL2 यहां लीडिंग है भाई, तो ध्यान रखिएगा नेगेटिव का, 100 tan 60, cos 60 होता है ना 0.5 माइनस 100√3। ये ध्यान रखना बेटा, लीडिंग है इसीलिए नेगेटिव। अब यहां पे मैं क्या कहता हूं कि QG1 200 tan 25.84, ठीक है। अब मैं कहता हूं QG2 क्या होगा, QL1 यानी लोड की पावर माइनस जनरेटर की पावर, उतना दूसरा जनरेटर देगा। अब देखो जरा कितना आता है जी, 1000/3 माइनस 100 इंटू √3 माइनस 200 tan 25.84, 63.272। अब पावर फैक्टर पूछ रहा है, दैट इज Pg2 बाय √ओवर Pg2 का स्क्वायर प्लस QG2 का स्क्वायर। तो Pg2 कितना है भाई, Pg2 है 150, .921 लैग, ठीक है। सी क्लियर हुआ? क्लियर हो गया भाई ये? तो ये सिंपल क्वेश्चन था पावर बैलेंस पे। तो देखो 3-4 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, ड्रूप पे बन सकता है, पावर बैलेंसिंग पे बन सकता है, सर्कुलेटिंग करंट पे बन सकता है भाई, और इसके अलावा बन सकता है ये एक्साइटेशन का चेंज, स्टीम इनपुट का चेंज, कि इससे क्या असर आता है। यही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके इस टॉपिक से फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। तो कल मिलेंगे और कल हम लोग डिस्कस करेंगे लॉसेज एंड एफिशिएंसी के प्रॉब्लम। और बेटा जो भी कोई बच्चा प्लस पे आना चाहता है जल्दी से जल्दी आ जाए, क्योंकि यहाँ पे ना आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं बाय टॉप एजुकेटर, जहां कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स मिल रहे हैं, डेली असाइनमेंट के साथ हर संडे टेस्ट हो रहा है, डेली शाम 5 बजे मैं डाउट सॉल्व कर रहा हूं बच्चों के, और अब तो बेटा टॉपर्स भी डाउट सॉल्व करेंगे। आज का डाउट फीचर आ चुका है इलेक्ट्रिकल के लिए, यहाँ गेट, ESE, PSU हर तरह की तैयारी कराई जा रही है। बट अगर और आगे जाना है तो आइकॉनिक के लिए जाओ, वहां मिलेगा पर्सनल कोच जो पूरा आपका स्टडी प्लानर प्रिपेयर कराएगा। टीचर्स आपको गाइड करेंगे इन द स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम आपको मिलेगी जो सारे डाउट आंसर कर दे। बस आपको यहाँ पे कोड क्या लगाना है, अंकित ESE, जिससे इमीडिएटली मिलेगा 10% डिस्काउंट एंड यू विल कम अंडर माय पर्सनल गाइडेंस। बेटा हर रोज शाम को 6 बजे बेटा ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है प्लस पे, एक्सेलरेट बैच, जहां पे फास्ट कराया जाएगा आपको कोर्स, दैट इज नेटवर्क थ्योरी बाय BV रेड्डी सर एट 3 PM डेली। और कॉम्प्रिहेंसिव का भी एक और बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें सिद्धार्थ सर कंट्रोल स्टार्ट कर रहे हैं आपका शाम को 5:15 बजे, ठीक है। और मेरे साथ आप प्लस पढ़ सकते हो, प्लस पे मशीन पढ़ सकते हो बेटा। 7 AM से 9 AM क्लास होती है, 10 AM से 12 नून होती है,
दोपहर में 2 बजे हम करते हैं PS भीमरा की क्लास, जिसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। इसके अलावा शाम को 5 बजे 5 PM आई टेक डाउट्स ऑफ प्लस स्टूडेंट। तो इतनी मेहनत अगर मेरे साथ कर सकते हो तो प्लस पे आ जाओ बेटा, मज़ेदार तरीके से तैयारी करेंगे, ठीक है। और इस फ्राइडे बेटा हम लोग आपके लिए HPCL और HAL का पूरा सिलेबस रिवाइज कराने वाले हैं, तो फ्राइडे हमारे साथ रिवीजन करो और अगले हफ्ते फोड़ के आओ। और 8 तारीख को बेटा कॉम्बैट होने वाला है, तो कॉम्बैट के लिए तैयार रहिएगा, सुबह 11 बजे होगा। तो यहाँ पे कोड लगा देना अंकित ESE और कॉम्बैट का हिस्सा बनना। कॉम्बैट में मचाओगे तो डिस्काउंट मिलेगा, यू कैन इवन गेट अप टू 100% स्कॉलरशिप। अदर देन दैट बेटा आपको 4 अगस्त तक प्लस पे कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है, जिसमें आपको मॉक इंटरव्यू और GD की तैयारी कराई जा रही है, जिससे आप TCS, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस इस तरह की कंपनीज को क्रैक कर पाओगे और कैंपस प्लेसमेंट ले पाओगे, ठीक है। तो बेटा प्लस सब्सक्रिप्शन पे 4 अगस्त तक ये आपका ऑफर चल रहा है। और अगर आप अनअकैडमी पे आते हो बेटा, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आइकॉनिक लेना 2 इयर्स का, क्योंकि इसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम ड्यूरेशन में मल्टीपल एग्जाम क्रैक कर पाओगे। मानता हूं कि अमाउंट ज़्यादा लगता है, लेकिन बेटा यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, पहले तो डिस्काउंट मिल जाएगा, फिर भी अगर ज़्यादा लगता है तो बच्चों इसको एक चीज़ समझो, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन योर करियर, इन्वेस्टमेंट इन योर फ्यूचर। और ये अमाउंट आप EMI के अंदर या फिर आप अनअकैडमी से एजुकेशन लोन की सुविधा पे भी दे सकते हो। अगर ये नहीं ले पाते फिर भी, तो बेटा प्लस लेना 2 ईयर का 42,480 का पड़ेगा आपको। यहाँ पे कोड लगाना अंकित ESE, ठीक है। और ये अमाउंट भी अगर ज़्यादा लग रहा है तो EMI या फिर आप एजुकेशन लोन की मदद से पे कर सकते हो। ये मेरा बेटा अनअकैडमी प्रोफाइल है, अगर कोई क्वेरी होती है तो यू कैन ऑलवेज पिंग मी हेयर। और ये है टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम कराते हैं डेली क्विज। तो तैयार हो जाओ बेटा, इमीडिएटली आफ्टर दिस लेक्चर डेली क्विज कराई जाएगी इस चैनल पे, तो जल्दी से जल्दी आप लोग आ जाओ। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसी लगती है विच इज़ ऑफेंसिव टू एनी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पर्सन, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट किया हो, तो वी अपोलोजाइज, आप उसे रिपोर्ट कीजिए यूजिंग द फॉर्म गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और अगर रिपोर्ट सही मिलता है तो यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीवन, लाइक शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और कमेंट करें वीडियो के नीचे कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आप क्या और देखना चाहोगे इस चैनल पे, ठीक है। अभिषेक बेटा मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर देना, ठीक है, तो वहां पे अपन आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून गाइस, लेट्स क्रैक इट।